वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे खासे होंगे और मजे कर रहे होंगे। और जियोग्राफी की क्लास में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। और मैं आपको बता दूं ये जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कारण से मैंने सारे लेक्चर जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही तैयार किए हुए हैं। ठीक है। और इसमें जो इमेजेस हैं वो भी मैंने एनसीईआरटी से ही ली हुई है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। ठीक है। तो पृथ्वी की गतियां जैसे कि आप टॉपिक को देख रहे हैं। ठीक है। तो पृथ्वी की गतियों में हम क्या देखेंगे, हम वो देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी मोशन कर रही है। ठीक है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है। अब ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ये तो आपने देख लिया बाहरी गति, लेकिन कुछ अंदरूनी गतियां भी हैं। ठीक है। जिसके कारण से जो है वो पृथ्वी के अंदर एक बल पैदा हो रहा है। कुछ बाहरी गतियां हैं और कुछ अंदरूनी गतियां हैं। तो इन दोनों ही गतियों को हम देखेंगे। बाहरी गतियां जैसे कि पवन की गति, ठीक है, जैसे कि पानी की गति, हवा हवा की गति और उसके बाद में जल की गति, इन गतियों को हम देखेंगे। अंदरूनी गतियां यानी कि पृथ्वी के अंदर से कौन सा बल लग रहा है उसको भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम दो तरह की गतियों के बारे में बात करेंगे, एक अंदर की और एक बाहर की गतियां। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको दो हिसाब से हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? पहला क्लासिफिकेशन बल के आधार पर हम कर रहे हैं। और बल के आधार पर दो तरह के बल हम यहां पर देख रहे हैं, एक है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो कि पृथ्वी के अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इनर लेयर में लग रहा है, यानी ये भूपर्पटी है तो भूपर्पटी के अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है। और पहला सवाल तो यहां पर यही है कि पृथ्वी के अंदर की तरफ बल कैसे लगता है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ऊष्मा की अगर हम बात करें, ठीक है, हीट की अगर मैं बात करूं तो हीट के चलने की तीन गतियां होती हैं। ठीक है। हीट तीन तरह से चल सकती है। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। ठीक है। पहला क्या है? चालन, दूसरा क्या है? संवहन और तीसरा क्या है? विकिरण। ठीक है। अब चालन क्या होता है? चालन का मतलब होता है एक कण से दूसरे कण की तरफ गति करना, चालन कहलाता है। जैसे एक कण जब दूसरे कण को ऊष्मा देगा, ठीक है, ये दो कण है, इसने जब इसको ऊष्मा दे दी तो वो क्या कहलाया? चालन कहलाया। जैसे कि लोहे में होता है, लोहे के एक सिरे को आप गर्म करेंगे दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो कैसे? क्योंकि पहले सिरे को आपने उष्मा दी, वो दूसरे सिरे को दे देगा, ले भैया तू भी ले ले। ठीक है। उसने इसको दे दिया, तू ले ले, फिर इसको दे दिया, तू ले ले, और ऐसे करके इस कोने पर आ गया। ठीक है। यानी कि चालन में क्या हो रहा है? चालन में जो है वो इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है। पांच आते जाते हैं कण। ठीक है। एक कण को दिया, उसने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, ऐसे करके ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। वो चालन है। संवहन में क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। संवहन में यह होता है कि जो कण होते हैं, देखिए वायु का और पानी का एक गुणधर्म है जो कि आप बिल्कुल अच्छे से रट लें, क्योंकि जियोग्राफी इसके बिना अधूरी है, इस कॉन्सेप्ट के बिना। कि वायु और पानी में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि वायु और पानी के कणों को जैसे ही ऊष्मा मिलती है, ठीक है, वायु और पानी के कणों को जैसे ही ऊष्मा मिलेगी वैसे ही वो गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद में क्या होगा? वो हल्के होंगे। ठीक है। ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा मिलने के बाद वो गर्म होंगे और गर्म होने के बाद हल्के होंगे। अब जब चीजें हल्की होती हैं तो ऊपर उठती है, जैसे गुब्बारा। ठीक है। तो अब सवाल यह है कि हल्के कैसे होते हैं? हल्के इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही इनको ऊष्मा मिलती है वैसे ही ये फैल जाते हैं। ठीक है। ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा मिलने के बाद फैल जाएंगे और फैलेंगे तो हल्के हो जाएंगे। ठीक है। अब हल्के होंगे तो ये ऊपर की तरफ उठते हैं। ठीक है। अब ऊपर की तरफ उठे तो एक्चुअल में ऊपर क्यों उठे? क्योंकि इनको ऊष्मा मिली। ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं क्या होता है वायु और पानी में, कि जैसे ही इनको ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा मिलने के बाद में ये फैलेंगे, फैलने के बाद में ये हल्के हो जाएंगे और हल्के होने के बाद ये ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है। अब जब ये ठंडे होते हैं तो ठंडे होने के बाद में ये सिकुड़ते हैं। ठीक है। जब ये ठंडे होंगे कण तो ठंडे होने के बाद में ये सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ने के बाद में ये भारी हो जाएंगे, और भारी होने के बाद में ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से पानी और वायु के कण गति करते हैं। क्या होगा? नीचे से तुमने गर्म किया, ठीक है, एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी रखा और पानी को तुमने गैस पे रखा, तो गैस पे रखा, तुम देखोगे नीचे से बुलबुले उठकर ऊपर आ रहे होते हैं। क्यों हो रहा होते? क्यों? क्योंकि पानी के कण जो है वो गर्म हुए, गर्म होने के बाद फैले, फैलने के बाद में ये ऊपर उठे। ठीक है। फिर ठंडे हुए, ठंडे होने के बाद में सिकुड़े, सिकुड़ने के बाद में नीचे आ गए। तो पानी जो है वो ऊपर से नीचे ऐसे गति करता रहता है। ठीक है। इस तरह से गति करता रहता है।
अब ये आपको देखना है तो बड़ा सिंपल सा है, एनसीईआरटी में एक बहुत शानदार सा क्रियाकलाप बताया है कि कुछ मत करो, एक रंगीन कागज की गोली बनाओ, ठीक है, रंगीन कागज लो, उसकी गोली बनाओ, रंगीन इसलिए कि वो दिख जाएगा आपको, ठीक है, और उस कागज को डाल दो पानी में, ठीक है। अब पानी गर्म होगा तो पानी की जो गर्म परतें हैं, ठीक है, पानी जो गर्म होगा वो गर्म होने के बाद फैलेगा, फैलने के बाद में हल्का होकर ऊपर उठेगा, तो उसके साथ साथ कागज भी उड़ जाएगा, ठीक है। फिर पानी ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद में सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद में जो है वो भारी होकर नीचे आएगा, तो कागज भी नीचे आ जाएगा। तो कागज जो है वो ऊपर से नीचे गति करेगा, ठीक है, इस तरह से। और जब ये इस तरह से गति करेगा तो इस तरह की गति को हम कहते हैं संवहनीय गति, ठीक है। तो दो तरह की गतियां मैंने बताई, ठीक है, एक है चालन, दूसरा संवहन, ठीक है। तीसरा होता है विकिरण। विकिरण में क्या होता है, माध्यम की जरूरत नहीं होती, जिसमें माध्यम की जरूरत है। चालन के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, लोहे में होगा, ठीक है, किसी ना किसी चीज में होगा। विकिरण के लिए, वो संवहन के लिए भी आपको पानी या वायु चाहिए, लेकिन वहीं पर विकिरण के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, वो निर्वात में भी हो जाएगा। निर्वात मतलब क्या है, निर्वात का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर जो है वो कुछ भी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। तो वो निर्वात में भी हो सकता है। तो इस तरह से तीन चीजें होती हैं, क्या है, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो गति होती है वो गति किस तरह से होती है, संवहनीय गति होती है, ठीक है। संवहनीय गति कैसे, कि पृथ्वी के अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और वो रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं, रेडियो एक्टिव तत्व उन्हें कहते हैं जो हमेशा अपने अंदर से एनर्जी निकालते रहते हैं, हमेशा अपने अंदर से ऊर्जा निकालते रहते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें लाखों साल तक भी पड़े रहने दोगे तो भी ये एनर्जी निकालते रहेंगे। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या करते हैं, ऊष्मा निकालेंगे, ये ऊष्मा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये ऐसी फैल के और फिर से नीचे आ जाएगी। तो पृथ्वी के अंदर इस तरह से गतियां होंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसी गई और ऐसी जाने के बाद ऐसी मुड़ गई। तो ये जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भाग इधर जा रहा है और ये भाग इधर जा रहा है। तो ये जब दोनों इस तरफ खिंचाएंगे, एक इधर खिंचा रहा है, एक इधर खिंचा रहा है, जब ये दोनों इस तरफ खिंचाएंगे तो बीच की जगह को फाड़ देंगे, ठीक है। और इसी फटी जगह से जो है वो मैग्मा बाहर निकलेगा, लावा बाहर निकलेगा। तो ये जो बल है, इस बल को हम क्या कहते हैं, अंतर्जात बल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं कि अंतर्जात बल की मैं बात कर रहा हूं, और अंतर्जात बल में आप तीन चीजें देख रहे हैं कि ज्वालामुखी, भूकंप और उसके बाद में भूस्खलन, ठीक है। ये सब इसी का रूप है, क्या, कि भाई जब इस तरह से ऊपर गए, ठीक है। अंतर्जातीय बल में मैंने दो तरह के बल की बात करी, एक आकस्मिक बल, ठीक है, और दूसरा जो है वो पटल विरूपणी बल, ठीक है। आकस्मिक बल की मतलब क्या होता है, आकस्मिक बल का मतलब होता है जो एकदम से आ जाए, ठीक है, उसे हम सडनली, ठीक है, एकदम से जो चीजें हो जाए उसे आकस्मिक बल कहते हैं, ठीक है। आकस्मिक बल जो है वो आप समझ में नहीं, आप यहां पर है और एकदम से ये चीजें होंगी, ठीक है, तो उसे आकस्मिक बल कहेंगे। तो ये कब होगा, ये जब होगा जब ज्वालामुखी निकलेंगे, ठीक है। भूकंप आने के ऐसा तो नहीं है 10-15 दिन पहले से तैयारी होने लगती है कि भाई भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम थोड़ा बहुत जजमेंट कर सकते हैं कि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि हाँ कुछ चंद समय पहले हमें पता चलेगा, ठीक है। ज्वालामुखी के पहले हम फिर भी बता सकते हैं कि हाँ ज्वालामुखी ये फटने वाली है। तो ये आकस्मिक है, एकदम से होने वाले हैं। तो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी तीन चीजें, पहला वह मैंने बताया आकस्मिक बल, आपको बताया आकस्मिक बल में कि भाई ज्वालामुखी कैसे निकलती है, वो मैंने बताया कि भाई पृथ्वी के गर्भ के अंदर यानी भूपर्पटी के अंदर जो है वो संवहनीय तरंगे चलेंगी, ऐसी नीचे से जाएंगी ऊपर और फिर ऐसी फैलेंगी और फिर नीचे आएंगी। तो इससे क्या होगा, ये बीच वाला जो भाग है इस पर प्रेशर पड़ेगा, तनाव पड़ेगा और इसके कारण से यहाँ दरार होगी, और दरार आएगी तो उसी दरार से जो है वो ज्वालामुखी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके बाद में ये तो बात हुई कि भाई पृथ्वी के अंदर संवहनीय गति से ज्वालामुखी निकली, ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी जगह होती है। तो ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी भी जो है वो अलग अलग तरह की होती है। बेसिकली ज्वालामुखी को हम तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहली ज्वालामुखी होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, और सक्रिय ज्वालामुखी दूसरे नंबर की, और तीसरे नंबर की जो होती है वो मृत ज्वालामुखी, ठीक है।
तो प्रसुप्त सक्रिय ने अगर इसको सही सीक्वेंस में जमाएं तो हम ये कहें कि सक्रिय, प्रसुप्त और उसके बाद में मृत ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब है कि जो अभी एक्टिव है, ठीक है, जिसमें उद्गार लगातार हो रहे हैं, ठीक है। जो उद्गार का मतलब होता है मैग्मा का बाहर निकलना, तो जिसमें लगातार उद्गार हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रसुप्त कहेंगे, वो सॉरी सक्रिय कहेंगे, ठीक है। जिनमें कुछ सालों तक तो उद्गार नहीं हुआ लेकिन उद्गार होने की संभावना है, मैग्मा निकलने की संभावना है, उसके फटने की संभावना है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रसुप्त कहेंगे, ठीक है। और जो इन फ्यूचर जो है वो कभी भी नहीं फटेगी, अभी कई सालों से जिसमें कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, ठीक है, कई सालों से मतलब मेरा यहाँ पर 100 200 300 साल से ज्यादा चीजों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतने सालों से कोई भी इसमें उद्गार नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं फटी है, तो उसे हम कहेंगे मृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो इस तरह से ज्वालामुखी को हम बांटते हैं। तो ज्वालामुखी हम देखेंगे अलग से, लेकिन एक बेसिक सा बता रहा हूं मैं। अब जहां ज्वालामुखी निकलेगी वहां पर भूकंप भी आएंगे, क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी जब इतने प्रेशर के साथ में फटती है तो उससे भूकंप भी पैदा होते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जहां पर ज्वालामुखी का क्षेत्र है वहीं पर भूकंप का क्षेत्र भी आपको दिखेगा। कुछ जगह ऐसी भी रहेंगी जहां पर ज्वालामुखी तो नहीं है लेकिन भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। उसके पीछे रीजन होते हैं, प्लेटों के सरकने के कारण से ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन का मतलब ये होता है कि लैंड स्लाइडिंग हम जैसे कहते हैं, यानी कि जब चट्टाने जो हैं वो नीचे गिर जाएं, ठीक है, उसे हम लैंड स्लाइडिंग कहेंगे। लेकिन अंतरजातीय बल में क्या होता है, जब चट्टाने सरकती हैं, वो सॉरी प्लेटें जब सरकती हैं, यानी भूपरपट्टी कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, तो जब प्लेटें जो है वो सरकेंगी, जब प्लेटें गति करें, ठीक है, ऐसी गति करें, ठीक है, या फिर इस तरह से जाएं या इस तरह से आए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, भूस्खलन कहेंगे, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं पटल विरूपणी। पटल विरूपणी क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए पटल विरूपणी का मतलब होता है कि जो प्लेटें हैं वो प्लेटें जो है वो जब इस तरह से टकराएं, ठीक है, या प्लेटें इस तरह से दूर जाएं, तो उसे हम पटल विरूपणी कहते हैं। पृथ्वी जो है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी है और एक थ्योरी है इसकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम उसे कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर जो है वो प्लेटों के अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है कि पृथ्वी 6 बड़ी प्लेटों, ठीक है, और कई छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। अब ये प्लेटें जो है वो या तो ऐसी आएंगी, ठीक है, या फिर ऐसी जाएंगी, ठीक है, या तो पास पास आएंगी या दूर दूर जाएंगी या फिर इस तरह से चलेंगी। इस तरह से होता है। जब प्लेटें ऐसी आती हैं तो ऐसे आने पे ये टकराती हैं और टकराने से ये पर्वत का निर्माण करेंगी, ठीक है। जैसे कि भारत में हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत ऐसे ही बना है भैया। क्या हुआ कि प्लेटें जो है वो आई, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे के पास आए और इस तरह से ये टकराए और यहाँ से ऐसा पर्वत उठ गया जिसमें हिमालय बना, ठीक है। तो पर्वत बनाएंगी जब प्लेटें सीधी इस तरह से आएंगी। इन प्लेटों को हम नाम क्या देते हैं, इन प्लेटों को हम नाम देते हैं कि जब प्लेटें इस तरह से टकराएं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या नाम देंगे, इन्हें हम विनाशकारी प्लेटें कहेंगे, ठीक है। जब प्लेटें जो है वो इस तरह से दूर जाएं तो इन्हें हम कहेंगे रचनात्मक प्लेटें, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में ये सागर का निर्माण करती हैं। जब प्लेटें ऐसी दूर जाएंगी तो दूर जाने के बाद में बीच में पानी भर जाएगा, ठीक है, तो ये रचना कर रही हैं, तो इन्हें हम रचनात्मक प्लेटें कहेंगे, ठीक है। जब प्लेटें ऐसी चलें तो इन्हें हम संरक्षी प्लेट कहेंगे, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, ठीक है। तो ये प्लेटें क्या है, संरक्षी प्लेटें हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल में क्या अंतर है, ठीक है। आकस्मिक बल एकदम से होता है, पटल विरूपणी बल धीरे 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 होता है। साल में ये सेंटीमीटर सरकती हैं, यानी एकदम से होने वाली क्रिया नहीं है, ये सालों चलने वाली क्रिया है और कुछ सेंटीमीटर सरक रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये सरक जाएंगे, ठीक है। लाखों सालों में होने वाली क्रिया है क्या, पटल विरूपणी, और कुछ सेकंड में होने वाली क्रिया है आकस्मिक बल, ठीक है। तो आकस्मिक बल में इसलिए हम भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन को रखते हैं, और पटल विरूपणी में हम रख सकते हैं पर्वत निर्माणकारी प्लेटें, ठीक है, महासागरीय निर्माणकारी प्लेटें, संरक्षी प्लेटें, इन चीजों को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बहिर्जात बल की हम बात करते हैं। तो बहिर्जात बल में जो है वो दो चीजें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, एक है कौन सा, अपर्दन, और दूसरा है आपका निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण होता क्या है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अपर्दन की अगर मैं बात करूं तो अपर्दन का मतलब इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इरोजन, ठीक है। इरोजन का मतलब होता है चीजों का घिसना, ठीक है, कि भाई कोई चीज अगर रखी हुई है, बहिर्जात बल है तो बहिर्जात बल है तो ये पृथ्वी के बाहर होने वाली क्रिया है, ठीक है, यानी पृथ्वी के नीचे नहीं हो रही है, ये भूपरपट्टी के बाहर हो रही है, आप देख सकते हैं, होते हुए आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो कोई पर्वत है इस तरह से उठा हुआ है या कोई चट्टानी भाग है इस तरह से उठा हुआ है, अब देखते हैं समय के साथ साथ वो घिसता जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर हवाएं जो है वो चलेंगी, तो हवाएं उसके कण को उड़ाकर ले जाएंगी। पानी उसके ऊपर से बहेगा तो पानी जो है वो चट्टानों को खुरच देगा। ठीक है, अगर बर्फ वहां पर है तो बर्फ उसे खुरच देगी। तो इस तरह से जो है वो हवा, पानी, हिम, ये जो है वो सब जो है वो इसको घिसते जाते हैं और इसी का घिसना कहलाता है अपर्दन। ठीक है, तो याद रखिएगा अपर्दन क्या होता है। अपर्दन जो है वो किसी भी जगह से मलबे को उठाकर यानी घिसकर उठाकर और किसी दूसरी जगह ले जाना, वो क्या कहलाता है? अपर्दन, ले जाना सिर्फ। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना, वो अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, उसमें ले जाना नहीं होगा अपक्षय में। हाँ, अपक्षय में यांत्रिक गति नहीं होती है, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, यांत्रिक गति अपक्षय में नहीं होगी, यानी कि चट्टानें टूटेंगी। अब वो टूटेंगी कैसे? कि वो टूट अलग अलग तरीके से सकती हैं, जैसे कि उनके अंदर पानी घुस जाए, रासायनिक क्रिया के कारण से वो कमजोर हो जाए तो उससे वो टूट जाएंगी। टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ने के बाद में वो फैलें और सिकुड़ें, उससे भी वो टूट सकती हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से जो टूटेंगी कि यांत्रिक क्रिया या तो रासायनिक क्रिया के कारण से वो टूट जाए, ठीक है, या तापीय क्रिया के कारण से वो टूट जाए, तो उससे टूटेंगी तो वो अपक्षय है। जब ये टूटा हुआ भाग कहीं पर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा बहा कर ले जाया जाएगा तो वो क्या है? अपर्दन है। और यही भाग जो लेके जाया जा रहा है वो कहीं पर ठहर जाए और कहीं पर इकट्ठा हो जाए तो उसे हम कहेंगे निक्षेपण। ठीक है, तो तीन चीजें होती है, अपक्षय का मतलब टूटना, अपर्दन का मतलब लेकर जाना और निक्षेपण का मतलब है कि कहीं पर इकट्ठा होना, वो निक्षेपण है। ठीक है, तो अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण आप समझ गए। और ये सारी चीजें जो है वो कैसे हो रही हैं? तो आप देख रहे हैं नदी यानी पानी का बहता हुआ पानी या नदी द्वारा जो है वो ये चीजें होंगी। ठीक है, पवन द्वारा, हवाओं के द्वारा ये होगी। समुद्रीय तरंगे जो है वो इस तरह की गतियां करेंगे। हिमनद, हिमनद का मतलब होता है हिम मतलब बर्फ, नंद मतलब नदी यानी बर्फ की नदी। ठीक है, तो बर्फ की नदी के द्वारा भी होंगी। तो ये सब अलग अलग स्थलाकृतियां बनाएंगी जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से जो है वो नदियां जो है वो अपर्दन करती हैं और उस अपर्दन से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। ठीक है, किस तरह से जो है वो पवनें अपर्दन करती हैं, हवाएं अपर्दन करती हैं और उससे किस तरह की आकृतियां बनती हैं। ठीक है, किस तरह से हिमनद अपर्दन करती है, उस तरह से क्या आकृतियां बनती हैं। समुद्रीय तरंगे किस तरह से अपर्दन करती हैं, उस तरह से कैसी आकृतियां बनती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं जरा ज्वालामुखी की। ठीक है, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ज्वालामुखी की अगर बात करें तो ज्वालामुखी दो तरह की होती हैं बेसिकली। ज्वालामुखी, ये तो आपको समझ में आ गया कि ज्वालामुखी जो है वो है क्या, कि पृथ्वी के गर्भ, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पृथ्वी के जो अंदर है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है अंदरूनी भाग। भूपर्पटी, ठीक है, उसके बाद में मेंटल और उसके बाद में क्रोड, है ना, तीन भागों में देखा था हमने। तो जो मेंटल वाला जो भाग होता है वो मेंटल वाला भाग द्रव अवस्था में है। ठीक है, अब ये जो मेंटल वाला भाग जो कि द्रव अवस्था में है, ये द्रव अवस्था वाला भाग जो है वो भूपर्पटी के ऊपर प्रेशर डालेगा और उस प्रेशर के कारण से ये भूपर्पटी को तोड़कर और बाहर निकलेगा। तो जब यही मेंटल भूपर्पटी को तोड़कर, ठीक है, बाहर निकलता है तो इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब बात है यहां पर दो चीजों की। पहली चीज कि ज्वालामुखी की संरचना कैसी होती है, दूसरी चीज ज्वालामुखी के प्रकार कैसे होते हैं। तो पहले हम बेसिकली संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो जिस तरह की आप संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक अलग तरह की ज्वालामुखी है। ठीक है, कैसे कि ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी दो तरह की होती हैं। ठीक है, पहली जो ज्वालामुखी होती है वो पहली ज्वालामुखी उस तरह की होती है जहां पर पाइप के थ्रू उद्गार हो रहा हो, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कि बीच में जो है वो रेड कलर से आपको जो लाइन दिखाई दे रही है वो पाइप है। ठीक है, इस पाइप के थ्रू जो है वो उद्गार हो रहा है यानी कि मैग्मा बाहर निकल रहा है। ठीक है, दूसरा ज्वालामुखी होता है दरारी ज्वालामुखी। ठीक है, ये नली का नुमा ज्वाला यानी नली का एक नली से जो है वो उद्गार हो रहा है। ठीक है, दूसरा होता है आपका दरारी ज्वालामुखी। दरारी ज्वालामुखी यानी कि एक लंबी सी दरार से जो है वो मैग्मा बाहर निकल रहा है। बेसिकली इस तरह के ज्वालामुखी समुद्र के नीचे फटती हैं।
एक लंबी सी दरार, कई किलोमीटर लंबी एक दरार होती है और उस दरार से मैग्मा बाहर निकलता है। तो जब दरार से मैग्मा बाहर निकलता है, बड़े एरिया से मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो प्रेशर के साथ नहीं निकलता है, ठीक है। छोटी सी जगह से निकलेगा तो प्रेशर के साथ में निकलेगा, सब निकलना चाहेंगे एकदम से, है ना। लेकिन वहीं दरार से निकलेगा तो बड़े धीरे धीरे आराम से निकलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो दरार से मैग्मा बाहर निकलता है वो आराम से निकलता है, बिना किसी विस्फोट के साथ में, ठीक है। उसमें कोई विशेष क्रिया नहीं होती। आप जहां पर मैग्मा निकल रहा है, आप यहां खड़े होकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? विस्फोट नहीं हो रहा है, खतरनाक नहीं होते हैं ये, ठीक है। और मैग्मा बड़ा पतला सा होता है, ठीक है, निकलेगा और फैलता जाएगा, निकलेगा फैलता जाएगा, ठीक है। ये पठार का निर्माण करते हैं। निकलेगा, एक लेयर निकली, यहां पर फैल गई, उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर दूसरी, तो ऐसी लेयर के ऊपर लेयर आ जाती है। तो बढ़िया शानदार तरीके से पठार का निर्माण होता है। जैसे हमारा दक्षिण भारत में दक्कन का पठार ऐसे ही बना है, दरारी ज्वालामुखी से ही बना है, दरारी उद्गार ज्वालामुखी से ही बना है, ठीक है। क्योंकि मैग्मा निकलता रहा, इकट्ठा होता रहा है। ये मैग्मा बेसाल्ट के रूप में निकलता है। बेसाल्ट की अगर बात करें तो बेसाल्ट बहुत पतला होता है, ठीक है। पतला होने के कारण से ये निकलेगा और फैलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई दरारी की, ठीक है। लेकिन अब नलिका नुमा जो नलिका से जो उद्गार हो रहा है, उस तरह की ज्वालामुखी हम देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, जो मेरे पीछे की तरफ दिखाई आपको दे रहा है बोर्ड पे, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें कुछ खास चीजें हैं। जैसे कि पहला, इसका शेप अगर आप देखेंगे तो इसका शेप शंकु आकार का है ना, शंकु जैसा बना हुआ इस तरह का शेप है, ठीक है। दूसरा, इसमें एक पाइप है बीच में, जिससे पूरा मैग्मा बाहर निकल रहा है। रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रेड कलर का जो पाइप है, इससे पूरा मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसका जो मुंह है, जहां से मैग्मा धरातल पर आएगा, ठीक है, एक ऐसा नीचे से आ रहा है, तो मैग्मा का ये मुंह हो गया जहां से निकलेगा, इसे हम क्या कहेंगे? क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे क्रेटर कहेंगे। तो इसमें आप अलग अलग पार्ट देख पा रहे हैं। क्रेटर जो है वो क्रेटर क्या है? मुंह है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? पाइप है, जिसे आप कह सकते हैं निकासी पाइप, ठीक है। और निकासी पाइप के बाद में देखिए, यहां पर ये जो गुम्मदनुमा आकृति आप देख रहे हैं, ये गुम्मदनुमा आकृति धरातल के नीचे नहीं है, धरातल के ऊपर बनी हुई। तो सवाल है, ये गुम्मदनुमा आकृति बनी कैसे? क्योंकि ये मैग्मा गाढ़ा था, ठीक है, और गाढ़ा होने के साथ साथ ये जो है वो पाइप को तोड़कर बाहर निकला है। कैसे तोड़कर? देखो, ये पाइप ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल पहले से ही बना बनाया था, या बना बनाया भी होगा तो इसमें पहले जो उद्गार हुआ होगा उसका मैग्मा इसमें जम गया होगा। तो पाइप तो चौक था, तो पाइप चौक था, तो पाइप को खोलने के लिए जो है वो गैसों ने बहुत तेजी से प्रेशर डाला, ठीक है। और उस प्रेशर के कारण से जो पाइप में जो भी मलबा था, वो सारा मलबा बाहर निकला। अब ये पाइप छोटा मोटा था नहीं, कई किलोमीटर लंबा पाइप है ये, ठीक है, किलोमीटर में इसकी लंबाई है। तो ये इसमें जितना भी मलबा था, वो सारे मलबे को तोड़कर ये बाहर निकला, और उस मलबे से जो चट्टानें निकली बाहर, वो चट्टानें बिखरी, और वो चट्टानें जहां पर एक धीरे धीरे आसपास इकट्ठी होती गई, तो फिर इसमें से निकला लावा, ठीक है, मैग्मा निकला, ठीक है। तो जब बाहर निकलेगा तो वो लावा कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो लावा बाहर निकला, ये लावा ने क्या किया? ये लावा ने जो है वो धीरे धीरे जमता गया। क्यों? क्योंकि ये लावा था गाढ़ा, ठीक है। तो गाढ़ी चीज ज्यादा फैल नहीं पाती है, वहीं के वहीं इकट्ठी होती जाती है। तो ये जो गाढ़ा मैग्मा था, ये धीरे धीरे वहीं इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, और इसने ये गुम्मदनुमा आकृति बना ली, या शंकुनुमा आकृति बना ली, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो आप देखेंगे नीचे की तरफ वहां पर लिखा हुआ है मेंटल, और मेंटल के ऊपर लिखा हुआ है भूपर्पटी, ठीक है। और उसके ऊपर गुम्मद बनी हुई है, उसके ऊपर शंकुनुमा आकृति बनी है, ठीक है। तो इसमें खास खास क्या चीजें हैं? एक तो पाइप हो गया, ठीक है, इस पाइप से क्या निकल रहा है? मैग्मा। ये मैग्मा जब धरातल पर आएगा तो ये क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? क्रेटर है। यही क्रेटर जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इसे हम काल्डेरा कहने लगते हैं, ठीक है। क्रेटर का ही एक रूप क्या है? काल्डेरा है। लेकिन कई सालों बाद ये बड़ा होता है, उसे हम काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्थल, ये बात हो गई किसकी? ज्वालामुखी की, कि ज्वालामुखी जो है वो कैसी होती है, ठीक है। चलिए, अब ज्वालामुखी के क्षेत्र क्या हैं, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, जहां पर हम स्पेसिफिक ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। यहाँ हम स्पेसिफिक ज्वालामुखी को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ बल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से बल होते हैं, ठीक है। चलिए,
तो स्टार्ट कर, अब देखते हैं, बात करते हैं भूकंप की। ठीक है, तो जहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, जहां से ज्वालामुखी निकलेगी, वहीं पे भूकंप भी पैदा होंगे। तो भूकंप जो है वो देखो जमीन के नीचे पैदा होते हैं। ठीक है, और भूकंप प्रभाव कहां पर दिखाई देता है, तो जमीन के ऊपर। तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि सबसे नीचे की तरफ जहां पर भूकंप पैदा हुआ है, वहां पर जो केंद्र रहेगा, उस केंद्र को हम कहेंगे उद्गम केंद्र। उद्गम हम उसे कहते हैं जहां पर चीजें पैदा हो रही, जैसे नदी जहां से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। ठीक है, तो उद्गम क्या है, जहां से भूकंप पैदा हो रहा है। अब ये भूकंप कहां पैदा होगा, तो जमीन के नीचे पैदा होगा। तो जमीन के नीचे पैदा हो रहा है, इसलिए इसका उद्गम क्षेत्र कहां पर है, जमीन के नीचे है। ठीक है, तो जमीन के नीचे हो गया उद्गम। फिर उसके ऊपर जो है वो तरंगे आएंगी। ठीक है ना, उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो जहां पर जो है वो इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसे देखिए वहां लिखा हुआ है अभिकेंद्र। ठीक है, तो अधिकेंद्र जो है वो, अधिकेंद्र क्या होता है, एक होता है अभिकेंद्र, दूसरा अधिकेंद्र। उद्गम को ही हम अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहां इसका प्रभाव दिखाई देगा, जमीन पर जहां प्रभाव दिखाई देगा, वो क्या है, अधिकेंद्र है। तो जैसे कि यहां पर जो है वो पैदा हुआ भूकंप, तो ये क्या हो गया, उद्गम या अभिकेंद्र। ठीक है, और यहां पर जो है वो इसका प्रभाव दिखाई दिया, तो यहां पर सबसे पहले जहां प्रभाव दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद दूर तक जो है वो भूकंपीय तरंगे बिखरती जाती हैं। तो अधिकेंद्र पर जो है वो सबसे पहले भूकंप आता है, सबसे पहले भूकंपीय तरंगे आती हैं, और यहां पर सबसे पहले इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भूकंपीय तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगे कितने तरह की होती हैं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कि मैंने कहा था कि पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ठीक है, अब पी तरंगों की बात करें तो पी तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अब अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगों की अगर बात करूं तो दो तरह की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर क्या होता है, कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो है वो सांप की तरह गति करती, ऐसी ऐसी चलेंगी। ठीक है, ऐसी। और अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो ऐसी ऐसी चलती है, ऐसी ऐसी। समझ में आया। तो अगर हम बात करें कि भाई पी तरंगों की, तो पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ऐसी ऐसी चलेंगी। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो इस तरह से चलती हैं, ऊपर और नीचे गति करती हैं। तो एस तरंगे क्या है, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। एल तरंगों को हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इनके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पूरा बताया हुआ है, अब वो लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों तरह की तरंगे आपको भूकंप में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब एक भयानक भूकंप आया था, भुज का भूकंप। ठीक है, और भुज के भूकंप ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तो उसी के कुछ अखबार के कुछ पन्नों की यहाँ पर चीजें हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है कि भुज का भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को आया था। रिएक्टर पैमाने पर ये 6.9 मापा गया था। अब सवाल ये है कि रिएक्टर पैमाना क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाना भूकंप को नापने वाला एक यंत्र होता है। ठीक है, जिससे हम पता करते हैं कि भूकंप कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर रिएक्टर पैमाने पर जो है वो 2 बता रहा है, रिएक्टर पैमाने अगर 2 बता रहा है, तो इसका मतलब है कि भूकंप नॉर्मल है, उससे कोई ज्यादा क्षति होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर रिएक्टर पैमाना 5 बता रहा है, तो हम ये मानेंगे कि भूकंप नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन रिएक्टर पैमाना अगर 6 बता रहा है, तो भूकंप जो है वो शक्तिशाली है। और रिएक्टर पैमाना अगर 7 या 7 से ज्यादा बता रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भूकंप तबाही मचाने वाला है, भयानक भूकंप है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भुज में भूकंप आया था वो 6.9 का था, यानी कि खतरनाक भूकंप था और तबाही मचाने वाला भूकंप था। इनके कुछ रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि स्कूल जो है वो प्रभावित हुए, भुज में तबाही हुई। ठीक है, शहरों में आग लगी। तो ये सारी चीजें जो है वो इतनी ज्यादा, यानी भुज का भूकंप बहुत ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने बात करी कि भाई अंतर्जातीय बल क्या होते हैं, बहिर्जात बल क्या होते हैं। ठीक है, हमने बात करी कि पृथ्वी के अंदर किस तरह से गतियां होती हैं। अंतर्जातीय में हमने आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल के बारे में बात करी। ठीक है, आकस्मिक बल में हमने ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन के बारे में बात करी। पटल विरूपणी में हमने पर्वत निर्माणकारी, ठीक है, महासागरीय निर्माणकारी बल के बारे में बात करी। ठीक है, फिर उसके बाद बहिर्जात बल में हमने बात करी कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के बारे में।
नदियों के द्वारा, ठीक है, और फिर नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, ठीक है, उसके बाद में समुद्र के द्वारा, हिम इसके वो समुद्रीय तरंगों के द्वारा, हिमनद के द्वारा किस तरह से गतियां होती हैं वो, ठीक है। तो ये जो अब ये वाला जो पोर्शन है बहिर्जात बल वाला, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ अंतर्जात बल को कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहिर्जात बल को कवर करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इस कारण से। आई होप आपको ये सारी जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और मैं ये चीजें बता दूं कि आप जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये महज जो है वो 6 क्लास की चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी क्लासेस की मैं चीजें आपको नहीं समझा रहा हूं, 6 क्लास की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आपको 6 लेवल का नॉलेज भी नहीं पता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।